क्वेश्चंस के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे बच्चों और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज राइट हियर। टू नोन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इनटू टू गैप्स ऑफ अ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है। तो मीटर ब्रिज, दो रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस यहाँ, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ, और ये आपका पूरा वायर है और बीच में गैल्वेनोमीटर से हम नल पॉइंट ढूंढते हैं। तो दोनों रेजिस्टेंस हम जानते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे वैल्यू तो दिया नहीं है। द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम जीरो एंड। आई थिंक जीरो एंड जो होता है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता है। यहाँ से आपका 20 सेंटीमीटर की दूरी पे नल पॉइंट आ रहा है फिलहाल, बाकी बचा हुआ 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए ठीक है। अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द स्मॉलर ऑफ द टू। चलो अभी काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो इतना तो क्लियर है कि x प्लस वाई जो होगा आपका, x अपॉन वाई जो होगा वो 20/80 हो जाएगा, ये गया 1/4 हो जाएगा, एंड योर x विल बी इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 4। तो x और y में रिलेशन आ गया हमारा, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, सेकेंड सिचुएशन क्या है, अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्मॉलर वन। x और y में से आप देख सकते हो, x के सामने 20 है, y के सामने 80 है, तो x स्मॉलर है, x इज स्मॉलर। यह जो रिलेशन हमें मिला है इससे भी पता चलता है कि x y से 4 गुना छोटा है। तो हमने x में क्या किया, रेजिस्टेंस 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्मॉलर। तो स्मॉलर के साथ ये तुम्हारा x है, उसके साथ हमने 15 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में डाल दिया। अब इसके सीरीज में डाल दिया मतलब क्या होगा, 15 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। नया रेजिस्टेंस x प्लस 15 हो गया, और यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ किया नहीं हम लोगों ने, तो ये तो y ही है आपका। अब पूछा क्या गया, द नल पॉइंट इज शिफ्ट टू 40 सेंटीमीटर। नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया ना, क्योंकि आप x को बढ़ा रहे हो, तो x अब 20 से बढ़ेगा, तो ये नल पॉइंट आपका आगे की ओर शिफ्ट होगा, मतलब टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होगा। तो पहले जो कि 20 पर था ये, अब वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, मान लो यहाँ पे आ जाएगा, और ये नया लेंथ है। अब ये नया लेंथ क्या होगा ये हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये ज़रूर है शिफ्ट ज़रूर हो जाएगा। तो मान लेते हैं नया लेंथ आपका L है, और बाकी बचा हुआ लेंथ जो है वो 100 माइनस N हो जाएगा। तो पूछा क्या गया, और ये अच्छा एक सेकेंड, द नल पॉइंट शिफ्ट टू 40 सेंटीमीटर। ओके ओके ओके, तो ये 40 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो जाता है, मतलब यहाँ आ जाता है 40 सेंटीमीटर आगे। तो ऑब्वियस बात है आगे आएगा, क्योंकि आप ये रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो शिफ्टिंग आगे ही होगा, इसका भी लेंथ बढ़ेगा। पहले 20 था, 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये अब 60 हो गया, क्योंकि 40 से बढ़ गया ना। दिस इज 20 प्लस 40 से शिफ्ट हुआ नल पॉइंट, और फिर ये कितना हो जाएगा, बाकी बचा हुआ 40 हो जाएगा। द स्मॉलर रेजिस्टेंसेस, हमको x का वैल्यू ढूंढना है, स्मॉलर रेजिस्टेंस x का वैल्यू ढूंढना है, मिल जाएगा मेरे हिसाब से। एक इक्वेशन यहाँ आ गया है, दूसरा इक्वेशन आपको यहाँ आ जाएगा, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। तो बताओ इस इक्वेशन में क्या आएगा, आप इसके हिसाब से x प्लस 15 अपॉन 60 इज इक्वल टू, नहीं सॉरी चलेगा वो, लेकिन x प्लस 15 अपॉन वाई इज इक्वल टू 60 अपॉन 40, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/2। तो देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2x प्लस 15 टू ज़ा 30 इज इक्वल टू y, वहाँ भेज दो, यहाँ पे आ जाएगा 3y। हमें अगर x चाहिए तो हमें y सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ से। तो यहाँ से आप देख सकते हो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। बस ये वाला वैल्यू यहाँ से उधर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 3, y का वैल्यू 4x हो जाएगा, 4x। तो 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12x हो जाएगा। तो 30 इज इक्वल टू 12x माइनस 2x, सो 30 इज इक्वल टू 10x, सो x इज इक्वल टू 3 ओम। बड़ा कम वैल्यू था यार यहाँ पे, 3 ओम, ऑप्शन बी। चलो समझ गए, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम, फिर से गैल्वेनोमीटर आया, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। एमीटर बनाना है तो पैरेलल में आपको शंट लगाना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस विच अलाउज 3% ऑफ द मेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू, हमें शंट का वैल्यू ढूंढना है, और यहाँ पे देखो टोटल करंट मान लो I आ रहा है यहाँ से, ये आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो ये आपका शंट लगा हुआ है। अब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट अगर IG जा रहा है
और इसके थ्रू अगर आई एस जा रहा है और शंट का वैल्यू एस है, तो देखो शंट बहुत ही कम वैल्यू होता है, शंट का वैल्यू बहुत छोटा होता है, तो ज़्यादातर करंट आपका शंट के थ्रू चला जाएगा और काफ़ी कम करंट आपका गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाता है। पूछा ये गया है कि कितना शंट का वैल्यू होगा कि वो जो टोटल करंट आई आ रहा है उसका सिर्फ 3% ऑफ द मेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, सिर्फ गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट जा रहा है वो 3% ही है टोटल करंट का। तो अगर मान लो मैं टोटल करंट आई अपॉन आई जी निकालता हूँ, अगर ये रेशियो निकालता हूँ, तो अगर टोटल करंट आपका 100 है तो उसमें से 3% ही आपका आई जी यानी कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू जा रहा है, ऐसा सिचुएशन है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, I अपॉन आई इज इक्वल टू एन टाइम्स आई जी होता है, तो ये I इज इक्वल टू 100/3 आई जी हो जाएगा। यस, I इज इक्वल टू 100/3 आई जी हो जाएगा। और कंपैरिजन में हम क्या लिखते हैं, I इज इक्वल टू एन टाइम्स आई जी। तो यहाँ पे मुझे बताओ, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100/3, 100/3 यही होगा ना, बिल्कुल यही लग रहा है। चलो n मिल गया हमें। अब शंट का फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो, G अपॉन n माइनस 1, यही शंट का फॉर्मूला हो जाएगा। तो G का वैल्यू, गैल्वेनोमीटर का वैल्यू तो दिया है क्या, हाँ, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम दिया तो है, तो 200 अपॉन 100/3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 200/100 माइनस 1। अच्छा, नियरली पूछा गया, तब ठीक है, 100 - 3 97 हो जाएगा, 100 - 3 अपॉन, और ये 3 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 600, 3 ऊपर चला जाएगा, 600/97। अब ये ऑलमोस्ट 6 के आसपास आ रहा है आपका आंसर, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 100 के आसपास है, तो 600/100 आपका ऑलमोस्ट 6 के आसपास आएगा। या 5 तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, 5 नहीं होगा। अब यदि चेक कर लेना, क्योंकि 600 एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 600/97 ना 6.18 आ रहा है, सॉरी 6 से बड़ा ही होगा ना यार, 6 से बड़ा ही होगा। अब 6 से बड़ा यहाँ पे 7 है, पर 7 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 6 आ जाएगा, दैट इज 6 ओम। दिस हैज टू बी द आंसर। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग नेटवर्क द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर विल फ्लो फ्रॉम S to Q, फ्लो इन ए डायरेक्शन विच डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ V, फ्लो फ्रॉम Q to S, या भी 0। ओके, ठीक है। देखो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है। अगर ब्रिज बैलेंस हो गया तो गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाएगा, हमारा डी आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, R1/R2 निकालो पहले तो, R1/R2 कितना आएगा, 4/4, ये आ रहा है 1, फिर R3/R4 1/3 आ रहा है, तो ब्रिज तो बैलेंस नहीं है भाई, R3/1/3 आ रहा है, तो ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड, ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड। तो ब्रिज बैलेंस नहीं है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 नहीं है, कुछ ना कुछ करंट जा रहा है। अब करंट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, डिपेंड करेगा कि कौन सा हायर पोटेंशियल पे है, कौन सा लोअर पोटेंशियल पे। करंट हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, तो इसमें आपको ये देखना होगा कि क्यू पे पोटेंशियल ज़्यादा है कि एस पे ज़्यादा है। तो इसका एक तरीका है, बस आपको याद रखना है, आप इसमें से गैल्वेनोमीटर पहले हटा दो, हटाने के बाद दोनों का पोटेंशियल चेक कर लो, जिसका ज़्यादा वो हायर, जिसका कम वो लोअर। गैल्वेनोमीटर हटा देते हैं, हटाने के बाद देखो आपका क्या हो जाएगा, ये P है ये 4 है, 4 ओम, और यहाँ पे आपका Q है, और ये आपका 4 ओम, और नीचे से आपका 1 ओम, और ये आपका 3 ओम, ठीक है। ये P, Q, R और यहाँ पे S। अब करना क्या आपको, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस का ये बैटरी है तो ये पोटेंशियल डिफरेंशिएट करेगा P और Q के बीच में, मतलब P और Q के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है। मतलब डिफरेंस मतलब क्या, जैसे मान लो 10 वोल्ट की बैटरी लगाई होती, तो P और Q के बीच में 10 वोल्ट का डिफरेंस है। मतलब ये कि अगर P का 12 है तो R का 2 हो जाएगा, और ये लोअर पे होगा क्योंकि नेगेटिव में है, और ये हायर पे होगा क्योंकि पॉजिटिव में है, तो 12 - 2 10, डिफरेंस 10 का होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, जैसे ये 20 है तो ये 8 हो जाएगा,
अगेन डिफरेंस आपका कितना है 20 का। तो हम इतना ऐसा कुछ भी पोटेंशियल अज्यूम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने वोल्ट की भी बैटरी है उतना यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे 10 और यहाँ पे 0 कर देंगे। कर सकते हैं ना ऐसा। तो अगर मान लो V वोल्ट की बैटरी है तो हम P का पोटेंशियल V अज्यूम कर लेंगे और इसका 0 अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद मतलब इसका पोटेंशियल V है और इसका पोटेंशियल 0 है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो करंट क्या हो जाएगा बताओ, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अब इसके थ्रू जो भी करंट जा रहा है वो सेम जा रहा है। तो यहाँ से करंट ऊपर की ओर ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, ठीक है। और यहाँ से करंट मान लो यहाँ से ऐसे जाएगा और करंट ऐसे जाएगा ऊपर की ओर। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे कि मान लो करंट ऊपर की ओर जा रहा है, ये I1 है और नीचे की ओर जो करंट जा रहा है वो I2 है। तो हम करंट P से Q तक जा रहा है तो P हायर पोटेंशियल है, Q लोअर पोटेंशियल है। तो हम क्या लिखेंगे, करंट I1, पहले I1 का देख ले, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का क्या हो जाएगा, हायर में से लोअर माइनस कर लो। ऊपर की ओर जा रहा है तो जहां से करंट स्टार्ट हो रहा है पहले वो लिखना है, माइनस ऊपर वाले का, Vp माइनस VQ, ये हो जाएगा इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, Vp माइनस VQ। इनके बीच का रेजिस्टेंस क्या है, 4 है, तो 4 लिख दो। दैट विल बी इक्वल टू, अब ये सेम करंट I1 इसके थ्रू भी फ्लो हो रहा है Q से लेकर R तक, तो VQ माइनस VR हो जाएगा यहाँ पे, VQ माइनस VR और डिवाइडेड बाय इनके बीच का रेजिस्टेंस 4। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर लिखना है, रेजिस्टेंस नीचे लिखना है। 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब VP की जगह पे V लिख सकते हो क्योंकि P का पोटेंशियल V है, तो V लिख दो, माइनस VQ इज इक्वल टू VQ और VR की जगह पे 0 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि VR का पोटेंशियल हमने 0 माना है। यहाँ से देखोगे आगे तो VQ वहाँ भेज दो तो V इज इक्वल टू 2VQ हो जाएगा। तो यहाँ से आपको VQ का वैल्यू मिल जाएगा V/2। चलो पहला काम हो गया हमारा। अब सेम काम आपको I2 के लिए करना है, करंट I2। चलो बता दो जल्दी फटाफट। I2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस VP माइनस VS, VP माइनस VS अपॉन रेजिस्टेंस 1। अब सेम करंट I2 इसके थ्रू भी फ्लो हो रहा है तो VS माइनस VR अपॉन रेजिस्टेंस आपका 3 हो जाएगा। वैल्यूज डाल दो, VP का वैल्यू V है, VS का वैल्यू पता नहीं, VS माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3 क्योंकि VR का वैल्यू 0 है। तो आप देखो V इज इक्वल टू VS बाई 3 है, VS अपॉन 3 और ये वहां जाके प्लस VS हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई थिंक 4 VS बाई 3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो VS का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 VS बाय 4। तो देखो VQ का वैल्यू यहाँ पे दिया है आपको, VS का वैल्यू यहाँ पे दिया है। तो बताओ ये 1/2 है, ये 3/4 है। 1/2 बड़ा हुआ कि 3/4 बड़ा हुआ, ये आता है कि नहीं आता है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो। 1/2 इज इक्वल टू ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/4 हो जाएगा और ये 3/4 है, ये 3/4 है। तो बताओ 3/4 बड़ा कि 2/4 बड़ा, 3/4 बड़ा, तो मतलब VS बड़ा हो जाएगा, सॉरी V आएगा यहाँ पे, VS इज इक्वल टू 3/4V। मतलब VS बड़ा है, VS इज ग्रेटर देन VQ। क्योंकि VS हायर पोटेंशियल पे है, VQ लोअर पोटेंशियल पे है, तो करंट फ्लो होगा ऊपर की ओर फ्रॉम S to Q, ऑप्शन A। समझ गए? ये आप काम फटाफट कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपने नहीं सॉल्व किया है, ऑब्वियसली बात है, तो थोड़ा समझने में पहले टाइम लगेगा, बट सिंपल है। अब यही तरीका अपनाना है और आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को बड़े आसानी से। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, 5 current carrying conductors meet at point P as shown in the figure. The magnitude and direction of the current in the conductor PQ. करंट की डायरेक्शन दिखाया हुआ है, ये पॉइंट जंक्शन है, यहाँ पे P जंक्शन पॉइंट है। PQ में कितना करंट फ्लो होगा और P से Q की तरफ या Q से P की तरफ, आई थिंक यही यहाँ पे पूछा गया है। ठीक, तो आप डायरेक्ट देख सकते हो जंक्शन लॉ से, जितना करंट आएगा उतना करंट जाना चाहिए और उसको हम मैथमेटिकली भी सॉल्व कर लेंगे। तो कितना करंट आ रहा है बताओ, देखो ये दोनों आ रहा है, 9 एम्पियर आ रहा है, तो 9 एम्पियर जा रहा भी चाहिए। अब 5 एम्पियर और प्लस 3 एम्पियर, 8 एम्पियर तो गया, 1 एम्पियर और जाना चाहिए ना, वो 1 एम्पियर इसके थ्रू चला जाएगा यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा, 1 एम्पियर फ्रॉम P to Q, 1 एम्पियर फ्रॉम P to Q।
इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, इसके अंदर करंट आई मान लो पी क्यू में। अब आई का डायरेक्शन हमें पता नहीं है तो हम सीधा प्लस आई करेंगे। और अगर मान लो करंट पी से क्यू की ओर जा रहा है, बाहर की ओर, तो आपका आई नेगेटिव हो जाएगा। और अगर अंदर की ओर आ रहा है तो आपका आई का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन कन्वेंशन और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगाएंगे। जो करंट जंक्शन की ओर फ्लो होता है वो पॉजिटिव, तो 5 4 भी उसके तरफ फ्लो हो रहा है। जो जंक्शन से दूर वो नेगेटिव -3। और जो आपने करंट एज्यूम किया उसको प्लस ही करना है, प्लस आई, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कहां जा रहा है करंट। ये दूर जा रहा है -5, टोटल मिला के 0। ये एम्पियर्स किरचॉफ्स लॉ है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 + 4 हो जाएगा 9, 9 -3 -5 -8 प्लस आई इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 1 + आई इज इक्वल टू 0, तो आई इज इक्वल टू -1 एम्पियर। अब -1 है, इसका मतलब साफ साफ है कि आपका करंट जंक्शन से दूर जा रहा है। तो दूर जा रहा है मतलब P2Q 1 एम्पियर, ऑप्शन डी पहले देख चुके थे। वो तो हमने ऐसे देख लिया था, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। पर अगर आपको मैथमेटिकली जाना है तो आप इक्वेशन या फिर लॉ यूज कर सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एमीटर। एमीटर करंट मेजर करता है और हम क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस कम करने के लिए इसके अक्रॉस शंट लगा देते हैं ताकि ये ज़्यादा करंट मेजर कर पाए। क्योंकि अगर आप शंट नहीं लगाओगे तो करंट ज़्यादा जाते ही गैल्वेनोमीटर ख़राब हो सकता है। तो हम चाहते हैं ये ज़्यादा करंट मेजर करे, इसके वजह से शंट लगाकर इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो कम करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट एमीटर जितना उतना ही बेटर होगा जितना उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और हम रेजिस्टेंस 0 की तरफ ले जाते हैं। एक आइडियल एमीटर के पास 0 रेजिस्टेंस होना चाहिए, नहीं तो काफ़ी कम होना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट मेजर कर पाए। चलो स्टेटमेंट 1 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है, हायर द रेंज, रेंज मतलब बहुत ज़्यादा, रेंज मतलब कितना ज़्यादा करंट वो मेजर कर सकता है। हायर द रेंज ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। तो देखो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर करंट मेजर करने का रेंज ज़्यादा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, इसलिए वो ज़्यादा करंट मेजर कर सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर एडिशनल शंट नीड्स टू बी यूज्ड अक्रॉस इट। यस, इसका रेंज बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम करना है। रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम शंट इसके अक्रॉस लगा देते हैं पैरेलल में। तो सही है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो आई थिंक ऑप्शन आपका बी आ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे अ सेल इज बैलेंस्ड बाय लेंथ ऑफ 150 सेंटीमीटर। सेल को बैलेंस किया जा रहा है पोटेंशियोमीटर वायर पे। तो आप लोगों को पता है कि सेल को बैलेंस किया जाता है। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, व्हेन इट इज शंटेड बाय 5 ओम रेजिस्टेंस। अच्छा, तो आप थोड़ा सा पहले देख लो, डायग्राम देख लो। यहाँ पे हम लोग को पता है पोटेंशियोमीटर वायर है, ये ए है, ये बी है। यहाँ पे एक सेल होता है, की होता है और रेओस्टैट होता है, ठीक है। यहाँ से आपके सेल को निकाला जा रहा है और ये इस सेल का अपना कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अगर इसको शंट किया गया है, इसका मतलब नीचे भी एक रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा दिया गया है। नाउ दिस रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर, दिस इज स्मॉल आर, और ये इसका ईएमएफ मान लेते हैं ई है। अब इसको यहाँ पे अगर शंट किया गया है तो यहाँ से आप मान लो यहाँ पे जी लेते हो और यहाँ से आप क्या करते हो, इसका बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेते हो। तो पहले केस में जो आपका बैलेंसिंग लेंथ है, फर्स्ट केस में, वो कितना दिया हुआ है आपका 150 सेंटीमीटर। जब आपका आर का वैल्यू देखो, जब आर का वैल्यू आपका 150 सेंटीमीटर था, तब इस केस में बैलेंसिंग लेंथ जो था वो आपको दिया हुआ है 150, सॉरी गड़बड़ कर दिया। जब आपका रेजिस्टेंस शंट का वैल्यू 5 ओम था, बस आर का वैल्यू जब नीचे 5 ओम था, तब बैलेंसिंग लेंथ 150 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद क्या बोला गया है, द सेम सेल व्हेन शंटेड बाय 10 ओम रेजिस्टेंस गेट्स बैलेंस्ड बाय 175 सेंटीमीटर। सेम सेल सेम शेल। अब उसको लेकिन 10 कितना 5 कितने से किया है यार, हाँ 10 ओम रेजिस्टेंस से शंट किया गया है, मतलब इस आर का वैल्यू 10 ओम कर दिया गया, तो बैलेंसिंग लेंथ भी चेंज हो जाएगा। अब जो आपका बैलेंसिंग लेंथ होगा, ये L1 ले लेते हैं, ये L2 ले लेते हैं। अब वो बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगा 175 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर। तो पूछा ये गया है कि ऑन द सेम पोटेंशियोमीटर वायर द बैलेंसिंग लेंथ व्हेन द सेल इज एन ओपन सर्किट।
ओपन सर्किट का मतलब होता है कि जब आर नहीं होगा तब उसका बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा। तो ओपन सर्किट के लिए हम बैलेंसिंग लेंथ, ओपन सर्किट के लिए बैलेंसिंग लेंथ हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे L, या फिर एक काम करो, इसको L2 ले लो, इसको L2 डैश ले लो, L2 डैश R और R डैश, और बैलेंसिंग लेंथ ओपन सर्किट के लिए L1 ले लेते हैं। अब देखो, जब आप इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करोगे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का तो सेम होगा दोनों केस में भी, R तो चेंज होगा नहीं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या आता है कैलकुलेट करने के लिए, R इज इक्वल टू R L1 माइनस L2 माइनस L अपॉन L2 माइनस 1। ये शंट वाला रेजिस्टेंस है, और L1 वो लेंथ है जब ये ओपन सर्किट में होता है, समझे, और L2 जब आपका शंट कर दिया जाता है। ये एक्चुअली इक्वेशन है हमारा। तो हमको L1 चाहिए, तो पहले इक्वेशन के हिसाब से ये R L1 अपॉन L2 माइनस 1 होगा, और दूसरे के लिए R डैश, L1 तो फिक्स रहेगा ओपन सर्किट के लिए, L2 बदल के L2 डैश हो जाएगा माइनस 1। R कैपिटल R का वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा, 5। L1 का वैल्यू तो हमें निकालना है, L2 का वैल्यू यहाँ पे 150, पहले केस में 150 है माइनस 1, सेकेंड केस में R डैश 10 है, L2 175 है, 10 L1 माइनस अपॉन 175 माइनस 1। चलिए, तो ये हो जाएगा 5 L1 माइनस 150 अपॉन 150 इज इक्वल टू 10 L1 माइनस 175 अपॉन 175। ठीक है, देखो माइनस कर रहा हूँ मैं, प्लस माइनस करना आता है ना, आई होप वो तो आता ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 25 का है, तो 25 6 150 होगा, 25 7 175 हो जाएगा। तो ये 7 यहाँ आ जाएगा, तो 7 5 35, L1 माइनस 150 इज इक्वल टू 6, वहाँ जाके 60 हो जाएगा, तो 60 L1 माइनस 175। तो ये 35 L1 माइनस 35 इंटू 150, 35 इंटू 150 इज इक्वल टू 60 L1 माइनस 60 इंटू 175, 60 इंटू 175। तो ये L1, तो ये 60 इंटू 175 यहाँ ले आओ, 60 इंटू 175 माइनस 35 इंटू 150, ये हो गया, इज इक्वल टू 60 L1 इस साइड है, ये आ जाने के बाद माइनस 35 L1, तो कितना हो जाएगा ये सॉरी भाई, इसको कैलकुलेट ही कर लो। 175 मल्टीप्लाइड बाय 60, 10500 माइनस 35 मल्टीप्लाइड बाय 150, तो ये हो जाएगा आपका 5250 इज इक्वल टू 60 माइनस 35 25 होता है, या तो 25 L1 हो जाएगा, और 1050 माइनस 10500 माइनस 5250, दिस विल गिव यू 5250 इज इक्वल टू 25 L1, तो 5250 डिवाइडेड बाय 25 विल गेट मी 210। तो L1 का वैल्यू आपका 5250 अपॉन 25, 5250 अपॉन 25 इज 210 सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर। L1 का वैल्यू आपका मिल गया। ओपन सर्किट का बैलेंसिंग लेंथ 210 सेंटीमीटर। क्लियर? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। In an emitter, 0.2% of main current passes through galvanometer. If the resistance of the galvanometer is G, the resistance of emitter का रेजिस्टेंस चाहिए, 0.2% मेन करंट का पास हो रहा है गैल्वेनोमीटर से, मतलब आपका जो IG है गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास हो रहा है वो टोटल करंट का 0.2% है, 0.2% ऑफ टोटल करंट, और यू कैन सिंपली राइट 0.2 अपॉन 100 इंटू आई, और I इज इक्वल टू 100 अपॉन 0.2 इंटू IG। तो इसको एक काम करो, ऊपर नीचे अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 1000 अपॉन 2 हो जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब I का वैल्यू जो है वो 500 IG आ रहा है। अब हम कंपेयर करते हैं तो I इज इक्वल टू n टाइम्स IG करते हैं, इसका मतलब n का वैल्यू 500 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे S का वैल्यू, आप शंट का वैल्यू बड़े आसानी से ढूंढ सकते हो, फॉर्मूला है G अपॉन S माइनस n माइनस 1, तो G अपॉन n का वैल्यू 500
-1, तो ये हो जाएगा G/499, ठीक है। और ये टिक मत कर देना यहाँ पे, क्योंकि इस शंट नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है? रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर पूछा गया है। अब आपका एमिटर कैसे बनता है? आई यहाँ पे होता है गैल्वेनोमीटर, और उसके अक्रॉस हम लोग लगा देते हैं शंट। तो ये पूरा आपका एमिटर हो गया, राइट। इस पूरे एमिटर का रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ? इस पूरे एमिटर का रेजिस्टेंस अगर हम लोग R मान ले, जो वो होगा इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कैसे निकालते हैं बताओ? R = R1 R2 अपॉन R1 + R2, यही होता है ना, बताया था। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है और शंट है। ये टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो एमिटर का रेजिस्टेंस होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे G × S अपॉन G + S, ठीक है। ये है टोटल रेजिस्टेंस। हमेशा याद रखना एमिटर का टोटल रेजिस्टेंस ये होता है G × S अपॉन G + S। अब इन्होंने G के टर्म्स में पूछा है, तो S का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो। जब S का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे तो R = G × S का वैल्यू आप देख सकते हो G/499 है, G/499 अपॉन G + G/499। तो यहाँ से आप देख सकते हो G × G/499 डिवाइडेड बाय G कॉमन ले लो यहाँ पे, तो क्या आएगा 1 + 1/499, राइट। G एक कैंसिल आउट हो जाएगा, G/499 डिवाइडेड बाय 500/499 आ जाएगा। इसको ऐड करोगे तो 499 गया, G/500 आपका आंसर है। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर, और आपका ऑप्शन ये नहीं बल्कि ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A potentiometer wire has length 4 meter and resistance 5 ohm. It is connected in series with potentiometer wire है। potentiometer wire का लेंथ 4 मीटर है और रेजिस्टेंस उसका खुद का 5 ओम है। It is connected in series with 495 ohm and a cell of EMF 4 volt. तो ये EMF उसका 4 वोल्ट है और वो इसके अक्रॉस उसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है, और वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 495 ओम के साथ ये पूरा पोटेंशियोमीटर वायर सीरीज में लगा के रखा हुआ है। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर ढूंढने के लिए बोला गया है। तो देखो यहाँ पे आपका ये है पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या लगाया गया? एक तो रेजिस्टेंस लगा दिया, मतलब एक तो सेल तो होता ही है आपका, सेल एप्सिलॉन ईएमएफ के साथ। उसके अलावा देखो इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में अगर कुछ न दिया हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस आप 0 मान सकते हो सेल का। उसके बाद की तो होगा ही, फिर उसके अलावा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगाया गया है, और उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है उसको हम RE मान लेते हैं, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर वायर का अपना खुद का रेजिस्टेंस तो R होता ही है। तो हम जानते हैं K का फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया है, K = εr अपॉन L R प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RE। बस वैल्यूज डाल दो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। एप्सिलॉन का वैल्यू 4 है, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 5 है, लेंथ इसका 4 है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 495 है। तो इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा? 4 और 4 गया, 5/490 + 5 500, दैट इज इक्वल टू 0.01 वोल्ट पर मीटर, जो कि आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट है। तो 0.01 वोल्ट पर मीटर, दैट इज ऑप्शन ए आ जाएगा। सिंपल, खाली कैलकुलेट करना था और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन एमिटर हैज रेजिस्टेंस RO एंड रेंज I, मतलब एमिटर का रेजिस्टेंस RO है और रेंज इसका I है। What resistance should be connected in parallel with it to increase its range by Ni? अब देखो, अगर आपके पास रेजिस्टेंस है यहाँ पे, अगर पहले से रेजिस्टेंस उसका वैल्यू देके रखा हुआ है और आपको बोला गया है कि अगर हम उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं उसका रेंज बढ़ाने के लिए, तो आपका जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है उसको G मान लो, मतलब मान के चलो कि पूरा मिला जुला कि वो गैल्वेनोमीटर जैसा ही है एक, और उसका रेजिस्टेंस R0 दे के रखा हुआ है। समझ गए? अब इसका रेंज क्या दिया हुआ है? I दिया हुआ है। तो जो ये मेजर कर सकता है रेंज I दिया हुआ है। Now what resistance should be connected in parallel with it to increase its range by Ni? अब उसका अगर रेंज हमें Ni करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो मान लो ये I करंट मेजर कर सकता है, इसके थ्रू जो भी करंट जा रहा है I जा रहा है।
रेंज बढ़ा के एन आई करना है, इसका मतलब आपका जो मेन करंट है, आप ऐसे समझ लो कि मेन करंट है उसमें से इसके थ्रू करंट आई जा रहा है, तो मेन करंट का वैल्यू हमको एन आई चाहिए, मतलब टोटल करंट कितना जाना चाहिए, एन इंटू आई। तो अगर आप जो पहले का रेंज है उसको आप आई जी मान लो, देखो तरीका ऐसा ही अपनाना है, पहले का जो रेंज है स्टार्टिंग वाला रेंज उसको आई जी मान लो विच इज इक्वल टू आई, और दूसरे वाले का जो रेंज है उसको टोटल करंट आई मान लो विच इज इक्वल टू एन आई, है ना। टोटल करंट हमारा क्या है, आई मान लो विच इज नथिंग बट इक्वल टू एन आई। अब इसके अक्रॉस हमको लगाना रहता है शंट, तो शंट मतलब वो रेजिस्टेंस जो आपको लगाना है, वही पूछा गया है कि कितना रेजिस्टेंस हम लगाए तो इसका रेंज आई से एन आई हो जाए। तो मैंने क्या बताया कि अगर मान लो दो ऐसे एमीटर को कंपेयर करने दिया गया हो, तो पहले एमीटर वाले को गैल्वेनोमीटर की जगह पे रख दो, उसका जो भी रेजिस्टेंस दिया है उसको जी मान लो, और उसका जो भी रेंज होगा उसको आई जी मान लो, और आपका जो मेन करंट है, यहाँ पे फिलहाल मैं टोटल करंट आई डैश लिख देता हूँ क्योंकि आई यूज़ किया हुआ है, तो टोटल मेन करंट आपको जो है यहाँ पे वो सेकेंड वाले का रेंज जो है वो उसका टोटल करंट मान लो, और जो आप पैरेलल में अप्लाई करो उसको शंट मान लो, और फिर फॉर्मूला यूज़ कर लो, आपको यहाँ पे एस का वैल्यू मिल जाएगा। जो रेजिस्टेंस हमको पैरेलल में लगाना है, व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, तो फॉर्मूला क्या है, पहले तो एन ढूंढते हैं हम लोग। अब एन कैसे ढूंढते हैं, आई इज इक्वल टू एन टाइम्स आई जी, पर क्योंकि आई ऑलरेडी यूज हुआ है तो यहाँ पे मैं टोटल करंट है उसको मैं आई ना लिख कर आई डैश लिख रहा हूँ, तो आई डैश इज इक्वल टू एन टाइम्स आई जी। ना देखो यहाँ पे ऑलरेडी एन भी यूज हुआ है, तो हम यहाँ पे कुछ और एन यूज करेंगे, कैपिटल एन यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आई डैश इज इक्वल टू एन टाइम्स आई जी, और आई डैश का वैल्यू क्या है, एन आई है, तो एन आई इज इक्वल टू एन टाइम्स, और आई जी का वैल्यू क्या है भाई आपका, आई है, तो यहाँ देखोगे एन का वैल्यू आपका एन आ जाएगा, दैट्स इट। और या आप डायरेक्टली देख सकते हो यहाँ पे एन एन ही है और क्या, और आपको एस चाहिए तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, जी अपॉन एन माइनस वन होता है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कैपिटल एन यूज़ कर रहे हैं तो एन माइनस वन आ जाएगा, एंड जी इज नथिंग बट आर नॉट, कैपिटल एन इज नथिंग बट स्मॉल एन इक्वल, और ये आपका फॉर्मूला आ गया। पैरेलल में आपको आर नॉट अपॉन एन माइनस वन रेजिस्टेंस यूज़ करना है, एंड दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप एंड राइट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज आर 30 ओम एंड 70 ओम, तो यहाँ पे आपका 30 ओम दिया हुआ है और यहाँ पे आपका 70 ओम दिया हुआ है, ठीक है। इफ द ब्रिज इज बैलेंस देन द डिस्टेंस ऑफ द नल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर, ये तो सिंपल क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ब्रिज अगर बैलेंस्ड है तो पहले तो भाई आप यहाँ से ढूंढ लो, मान लो ये आपका एल है और ये 100 माइनस एल है, तो पहले एल ढूंढ लो, उसके बाद हम लोग सेंटर से देख लेंगे। तो फॉर्मूला सिंपल है, 30 अपॉन 70 इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, तो ये हो जाएगा आपका 300, इसको यहाँ चले जाओ, माइनस 3L इज इक्वल टू 7L, तो 300 इज इक्वल टू 10L, 3L वहाँ लेके जाओ 10L हो जाएगा। L का वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, पर ये कहाँ से है 30 सेंटीमीटर, नल पॉइंट का एंड से है। अब सेंटर से पूछा गया है, तो सेंटर पे क्या होता है, 50 होता है, तो ये 50 से 30 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, सेंटर से ये डिस्टेंस होगा ना। अब ये 50 है, यहाँ तक 30 है, कहाँ से, यहाँ से ले रहा हूँ मैं, तो ये 30 ये 50, तो नल पॉइंट का डिस्टेंस उन्होंने कहाँ से ढूंढने बोला है, सेंटर से ढूंढने बोला है, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसको x मान लेते हैं, विच इज़ नथिंग बट 50 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर 30 सेंटीमीटर है तो सेंटर जो कि 50 पे रहता है वहाँ से 20 सेंटीमीटर होगा, सीधा 20 सेंटीमीटर आंसर है आपका। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। When a galvanometer is shunted by resistance S, its current capacity increases n times. When the same galvanometer is shunted by another resistance S dash, its current capacity increases n dash times. Current capacity मतलब क्या, वही आपका I इज इक्वल टू जो n टाइम्स आई जी हम लोग लेते हैं, इसमें जो n होता है यही आपका करंट कैपेसिटी होता है। करंट कैपेसिटी मतलब करंट कैपेसिटी फैक्टर, ये फैक्टर बोल सकते हो आप, कितने टाइम्स आपका करंट इंक्रीज होता है। तो आप क्या यहाँ पे पहले केस में क्या दिया हुआ है कि शंट अगर S यूज किया है तो करंट कैपेसिटी n टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, मतलब n का वैल्यू n दिया हुआ है। तो पहले केस में S इज इक्वल, S का फॉर्मूला क्या होता है, G अपॉन n माइनस वन होता है,
तो S के लिए N आ जाएगा। When the same galvanometer मतलब G का वैल्यू, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होगा सेकेंड केस में, is shunted by another resistance S dash, its current capacity increases N dash times। तो अगर शंट S dash हो जाए तो आपका करंट कैपेसिटी का जो फैक्टर है वो N dash हो जाता है। द एक्सप्रेशन ऑफ N इन टर्म्स ऑफ S dash एंड N, मतलब N का वैल्यू चाहिए हमको, बाकी S dash और N dash के टर्म्स में। तो एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, ताकि G कैंसिल आउट हो जाए, बाकी जो चाहिए हमको वही रह जाएगा। तो S अपॉन S डैश विल बी इक्वल टू G अपॉन N माइनस 1 अपॉन G अपॉन N डैश माइनस 1 S डैश। तो G और G गया, ये ऊपर चला जाएगा। S अपॉन S डैश इज इक्वल टू N डैश माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। हमको चाहिए क्या भाई, यहाँ पे N चाहिए, N चाहिए, तो N चाहिए तो उसको यहाँ ले आओ। N माइनस 1 इज इक्वल टू N माइनस 1 इज इक्वल टू S डैश अपॉन S N डैश माइनस 1, यही होगा। N माइनस 1 इज इक्वल टू, हाँ यही होगा। तो A प्लस 1 भी वहाँ पे लेके चले जाओ, तो N इज इक्वल टू S डैश अपॉन S N डैश माइनस 1 और प्लस 1 हो जाएगा। किसके टर्म्स में क्या दिया हुआ है, नीचे S दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका S डैश N डैश माइनस 1, ये S वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस S अपॉन S हो जाएगा। अब ऐसा कुछ दिया है यहाँ पे, प्लस S दिख नहीं रहा है, तो इसको आपको एक्सपैंड करना होगा। S नहीं यहाँ पे दिया हुआ है, आई थिंक ये ऑप्शन है, ऑप्शन डी, देखो ना, S प्लस N डैश माइनस 1 इंटू S डैश, या ऑप्शन डी है, बस रीअरेंज करना था और कुछ नहीं। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन सर्किट, ये क्या दिया हुआ है यार, इन द गिवन सर्किट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द करंट, आई थिंक ये A B होगा, A और B, इसमें इंडक्टर बना हुआ ही है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। व्हेन द करंट फ्लोइंग इज 5 एम्पियर एंड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 टू, नहीं यार ये इंडक्टर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है चैप्टर 13 का है, आई गेस 13 चैप्टर है ना, 13 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम लिख देता हूँ मैं। चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करेंगे ये और इस टाइप के क्वेश्चंस, तो ये इस चैप्टर का नहीं है, सॉरी अबाउट दिस, ये गलती से आ गया रहेगा। शायद जो बुक मैंने टाइपिंग के लिए दिया था शायद, या जिससे टाइप हो रहा था, उस बुक में शायद क्वेश्चन दे दिया रहेगा ये वाला, पर भाई चैप्टर, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वहाँ पे करेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Two unknown resistances are connected in two gaps of a meter bridge. The null point is at 25 cm from zero end. ठीक है, तो दो रेजिस्टेंसेस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है, पर हमें मालूम नहीं, ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोगों ने ये टाइप का क्वेश्चन किया है, देख लेते हैं। दोनों का वैल्यू नहीं पता, लेकिन नल पॉइंट कितना आ रहा है, 25 सेंटीमीटर पे आ रहा है, तो 25 सेंटीमीटर यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 75। ठीक है, रेजिस्टेंस इसको RX मान लेते हैं, इसको Y मान लेते हैं। चलो, तो x अपॉन वाई का वैल्यू आपको मिल जाएगा, दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 75, 25 वन सा 25 थ्री सा, तो x का वैल्यू आपका यहाँ पे y बाई 3 आ जाएगा, और y का वैल्यू x बाय 3x हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या बोला है, रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्मॉलर। अब छोटा वाला क्या है, x ही होगा, क्योंकि 25 के ऊपर है, 75 बड़ा है, उसके पर जो रेजिस्टेंस होगा वो बड़ा होगा। यहाँ से भी दिख रहा है x छोटा है y बड़ा है, x इज लेस देन y। तो छोटे वाले में क्या किया बताओ, 20 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्मॉलर वन। सीरीज में कनेक्ट किया तो ऐड हो जाएगा, तो अब आपका जो नया केस है वो क्या हो जाएगा, x में आप ऐड कर दो 20 ऐड कर दिया गया है, क्योंकि सीरीज में लगा दिया गया है। y वैसा ही है आपका, उससे कुछ लेना देना नहीं है आपको। अब क्या बोल रहा है देखो, द नल पॉइंट शिफ्ट्स टू 50 सेंटीमीटर। देखो इसको काटा है मैंने, क्वेश्चन में 2 था, शिफ्ट्स बाय 50 सेंटीमीटर नहीं है, बाय सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर से बाय अगर होता तो 25 में और 50 में ऐड कर देता, पर यहाँ पे लिखा है पॉइंट शिफ्ट्स टू, नल पॉइंट शिफ्ट्स टू 50 सेंटीमीटर। 2 का मतलब होता है वहां पे पहुंच गया, मतलब अब आपका जो नया नल पॉइंट है वो 50 पर पहुंच गया, ऐसा है। तो अगर मान लो ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, मतलब बीच में पहुंच गया।
बाय लिखा होता तो हम 25 में 50 ऐड करते हैं और फिर 75 पे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मतलब हम वहाँ पे पहुँच गए, 50 पर पहुँच गए नल पॉइंट। तो 50 इधर 50 इधर, तो अब क्या हो जाएगा बताओ, x + 20 अपॉन y इज इक्वल टू 50 अपॉन 50 विच इज इक्वल टू 1। तो x + 20 इज इक्वल टू y हो जाएगा, है ना, y वहाँ चला जाएगा। हमें ढूंढना क्या है बताओ, द स्मॉलर रेजिस्टेंस। स्मॉलर रेजिस्टेंस मतलब x ढूंढना है, तो y को हटाना पड़ेगा, y को आप यहाँ से रिप्लेस कर दो, y इज इक्वल टू 3x होता है, तो x + 20 इज इक्वल टू 3x, तो 20 इज इक्वल टू 3x - x, तो 20 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 ओम हो जाएगा, 10 ओम, दैट इज ऑप्शन डी, या राइट, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम पर मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट एंड अ रेजिस्टेंस 10 ओम। पोटेंशियल ग्रेडियंट बताओ, मतलब ये बात हो रही है पोटेंशियोमीटर की, वायर का लेंथ 10 मीटर है, रेजिस्टेंस 2 ओम है, 2 ओम पर मीटर है, हाँ ध्यान देना पड़ेगा भाई आपका, रेजिस्टेंस आपका 2 ओम पर मीटर है, इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपको दे के रखा है 2 ओम पर मीटर। तो अगर मान लो 1 मीटर में 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो टोटल हमारे पास कितना, 10 मीटर है, मतलब 1 मीटर में, क्या लिख दिया मैंने यार, 1 मीटर में अगर अपने पास 2 ओम पर मीटर का मतलब 1 मीटर लेंथ में अगर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो मुझे एक बात बताओ कि टोटल हमारे पास 10 मीटर है, 10 मीटर में टोटल कितना रेजिस्टेंस होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो R इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 20 ओम, तो रेजिस्टेंस आपका 20 ओम है, या फिर R/L का वैल्यू दिया हुआ है, L जाके मल्टीप्लाई कर दो, ये भी कर सकते हो। रेजिस्टेंस पर यही कर लेते हैं आप, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है 2 ओम पर मीटर लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मतलब R/L, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × L हो जाएगा। अगर R/L आपका 2 दे के रखा हुआ है, R इज इक्वल टू 2 टाइम्स L हो जाएगा, और L का वैल्यू कितना है, 10 है, तो टोटल रेजिस्टेंस आपको 20 ओम दिया हुआ है। ये घपला हो सकता है, यहाँ पे याद रखना, R का वैल्यू 2 लेके सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएगा। EMF जो दिया है सेल का वो 3 वोल्ट है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसके में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कैसे लिखते हैं हम लोग यार, नोटेशन ही भूल गया मैं, R एक्सटर्नल क्या लिखा था हम लोगों ने, छोड़ो जाने दो, कुछ भी लिखते हैं, R एक्सटर्नल, R एक्सटर्नल, R एक्सटर्नल, RE लिखते हैं बस खाली ना, भाई मोरो EX कहाँ से आ रहा है, आजा 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 भाई, आजा आजा वापस आजा, कहाँ गया, तो R एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा कितना है यहाँ पे, 10 ओम एक्स्ट्रा उसके अंदर लगा के रखा है। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है मतलब 0 होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट ढूंढना है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा एप्सिलॉन R अपॉन R प्लस R E और इंटू L भी था यहाँ पे, तो L आ जाएगा। कैपिटल R जो है वो पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पे दे रखा है 20, तो एप्सिलॉन 30 हो जाएगा इंटू 20 हो जाएगा, अपॉन R का वैल्यू 20 है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो 0, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 है, और लेंथ का वैल्यू अगर आप लोगे तो लेंथ का वैल्यू यहाँ पे आपको 10 देके रखा हुआ है, तो 10 आ जाएगा, ये गया 3 2 6 अपॉन 30, 20 + 10 30, तो ये हो जाएगा 0. ये 1/5 हो जाएगा, 1/5 या 1/5, तो ये हो जाएगा 0.2, 0.3, 3 2 6, 3 10 या 0.2, 0.2 क्या, 0.2 वोल्ट पर मीटर, दैट इज योर आंसर, ऑप्शन बी। सिंपल। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, वापस से एक नेटवर्क आया है, लेट्स सी क्या पूछा है इसमें। इन द फॉलोइंग नेटवर्क द करंट फ्लोइंग थ्रू 15 ओम रेजिस्टेंस, 15 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो रहा है ये हमें पता करना है। और देखो फिर से 4 रेजिस्टेंस ऐसे आते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है यहाँ पे, कि आपको ये चेक करना है कि ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है।
तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, 15/3 5 होता है, 20/4 भी 5 होता है, तो ब्रिज तो बैलेंस है। आपका R1 अपॉन R2 15/3 जो कि 5 है, R3 अपॉन R4 विच इज 20/4 ये भी 5 है, मतलब ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज बैलेंस है, तो मैंने बताया था आप गैल्वेनोमीटर को उखाड़ के फेंक दो, इसको निकाल के फेंक दो, क्योंकि इसके थ्रू करंट फ्लो हो नहीं रहा है, वो हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब आपका सिचुएशन कुछ बन जाएगा ऐसे। ये ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और वैसे ही मैं वापस करूंगा। तो यहाँ पे 15 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 20 ओम है, और यहाँ पे 4 ओम है। फिर मैंने बताया था मान लो एक करंट आपका आ रहा है, ये आई आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से फिर वापस आई निकल जाएगा। इस आई का वैल्यू आपको देके रखा हुआ है, कितना लिया हुआ है, 2.1 एम्पियर दिया हुआ है। तो 2.1 एम्पियर करंट यहाँ से आया, और देखो उसमें से कुछ करंट ऊपर से जाएगा, कुछ करंट नीचे से जाएगा। तो ऊपर से कुछ करंट जा रहा है, उसको आप I1 मान लो, I1 गया, निकल गया, और बचा हुआ करंट जो है वो क्या हो जाएगा, I माइनस I1। तो ये I1 दोनों में से जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें से I माइनस I1 जाएगा, यही सेम करंट इसमें भी पास होगा, I माइनस I1, और यहाँ दोनों जुड़ के फिर से I बन जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, किरचॉफ्स लॉ यूज करना है या पोटेंशियल डिफरेंस सेम करना है। मैं किरचॉफ्स लॉ प्रेफर करता हूँ, बड़े आसानी से हो जाता है। यहाँ से चालू करो आप, 15I1 करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव आएगा, माइनस 15I1। एक काम करते हैं, यहाँ से चालू करते हैं, नहीं तो वो वहाँ तक फंस जाएंगे हम लोग। माइनस 15, एक सेकेंड, माइनस 15I1 है ना, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आएगा क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगेन माइनस 3I1, यहाँ से चालू करना है, घूम के वापस आना है। अब यहाँ से नीचे आओगे तो देखो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, हम नीचे आ रहे हैं, तो पॉजिटिव आएगा, +4I माइनस I1, फिर +4, इसके लिए भी ऑपोजिट डायरेक्शन में 20 इंटू I माइनस I1 20 इंटू I माइनस I1 हो गया, टोटल मिला के 0, -15 -3 -18I1 हो जाएगा, 4I माइनस I1 प्लस 20I माइनस I1 मतलब 24I माइनस I1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको उठा के वहाँ पे भेज दो, तो 24I माइनस I1 विल बी इक्वल टू 18I1, और 6 4 से 24, यस 6 3 से 18। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4I1 माइनस सॉरी 4I माइनस 4I1 इज इक्वल टू 3I1। अच्छा, इनको कौन से के थ्रू चाहिए, 15 के थ्रू। अच्छा, अगर इन्होंने पूछा होता कि 20 के थ्रू मुझे बताओ कि कितना करंट जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको 20 के थ्रू I1 अज्यूम करना है, और फिर 15 के थ्रू आपको I माइनस I1 अज्यूम करना है। इसको यहाँ डाल देना, इसको यहाँ डाल देना, जिसके थ्रू हमको करंट चाहिए होता है। अगर वो 3 के ओम के थ्रू भी पूछा होता तो हम फिर ऊपर से I1 भेजते और नीचे से I माइनस I1 भेजते। अगर 4 ओम के थ्रू उन्होंने करंट पूछा है तो हम नीचे से I1 भेजते और ऊपर से I माइनस I1 भेजते हैं। मतलब जिसके थ्रू करंट पूछा है उसके थ्रू आपको I1 भेजना है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका थोड़ा काम यहाँ पे आसान हो जाएगा और कुछ नहीं। चलिए देखिए, 4I माइनस 4I1 यस इज इक्वल टू 3I1, इसको वहाँ भेज दो तो 4I इज इक्वल टू 7I1 हो जाएगा। तो I1 का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा बताओ, I1 विल बी इक्वल टू I1 इक्वल टू 4I/7, 4I/7 दैट इज इक्वल टू 4/7 मल्टीप्लाइड बाय I का वैल्यू टोटल यहाँ पे कितना है, 2.1 है, 2.1 जा रहा है, 2.1, तो ये कितना हो जाएगा, 7 1 7 3 21, 4 3 12, 1.2 एम्पियर इज योर आंसर, 1.2 एम्पियर, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। The deflection in moving coil galvanometer is reduced to half when it is shunted with 40 ohm coil. Deflection is reduced to half का मतलब क्या है, जो करंट उसके थ्रू जा रहा था वो आधा हो गया, ठीक है, जो भी करंट है उसके थ्रू आधा हो गया। जैसे मान लो अब ये गैल्वेनोमीटर है, इसके थ्रू मान लो टोटल करंट जो भी जा रहा था
वो आधा हो गया। तो टोटल करंट मान लो आई जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये इसका शंट लगा देंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर पूछा गया है, व्हेन इट इज शंटेड विद 40 ओम। तो ये शंट जो है 40 ओम का रेजिस्टेंस का। अब जो भी करंट जा रहा है इसके पहले जो इसके थ्रू पूरा का पूरा करंट जा रहा होगा, अब बस आधा ही करंट जा रहा है ना। डिफ्लेक्शन हाफ हो गया, मतलब डिफ्लेक्शन मतलब कांटा आधे पे आ गया, मतलब करंट आधा हो गया है। तो टोटल करंट जो भी आई है वो जो इसके थ्रू जा रहा था, पहले तो सारा करंट जा रहा था, आपने शंट लगा दिया। शंट लगाने की वजह से कुछ करंट नीचे आ जाएगा, बाकी बचा हुआ करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा। तो पहले जितना जा रहा था उसका आधा जा रहा है, डिफ्लेक्शन इसमें आधा दिखा रहा है। इसका मतलब आई जी जो है आपका वो I/2 है, मतलब I इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई जी है। इसका मतलब I इज इक्वल टू n टाइम्स आई जी। अगर सपोज करो मैं कंपेयर करूँ तो n का वैल्यू 2 आ जाएगा। ओके, अब द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? तो पहले S का फॉर्मूला यूज कर लो, S इज इक्वल टू G अपॉन n माइनस 1। तो S 40 है आपका, इज इक्वल टू G अपॉन 2 माइनस 1। तो 40 इज इक्वल टू G आ जाएगा आपका, मतलब G का वैल्यू 40 ओम हो जाएगा। तो 40 इसका भी 40 ही होगा। इसको आप डायरेक्ट भी देख सकते थे कि अगर मान लो यहाँ से जो भी करंट जा रहा था अगर आधा हो गया तो इसका मतलब आधा करंट ऊपर जा रहा है, आधा करंट नीचे जा रहा है। तो अगर दोनों में आधा आधा करंट जा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, क्योंकि दोनों में सेम करंट जा रहा है। तो अगर दोनों में सेम करंट जा रहा है तो इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो अगर इसका 40 ओम है तो इसका भी 40 ओम हो जाएगा, ये आप डायरेक्ट भी देख सकते थे। पर अगर आप इक्वेशन के थ्रू भी जाओगे, इनकेस अगर दिमाग नहीं चल रहा है वहाँ पे उस टाइम पे, कोई गारंटी नहीं होता, एग्जाम के टाइम पे चीज़ें अलग होती है, तो आप इक्वेशन के थ्रू भी उसी रिजल्ट पे पहुँचोगे, ऐसा मैंने दिखाया आपको। ठीक है, चलिए फिर आपका जी का वैल्यू 40 ओम, दैट इज ऑप्शन ए। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर से इंटरनल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आया, ऑफ अ सेल विद पोटेंशियोमीटर when the cell is shunted by resistance of 5 ohm, when the shell is shunted by resistance of 5 ohm, the balancing length is 250। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। शंट के केस में शंट लगाने के बाद जब हम लोग बैलेंसिंग लेंथ देखते हैं तो उसको L2 लिखते हैं। कितना है ये? 250 सेंटीमीटर। when the shell is shunted by 20 ohm, अगर हम ये रेजिस्टेंस R' कर देते हैं जो कि 20 ओम है, तो बैलेंसिंग लेंथ इज 400 सेंटीमीटर। तो इसका बैलेंसिंग लेंथ हम लोग L2' लेते हैं, ये आ जाता है 400 सेंटीमीटर। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द शेल, सेल क्या सेल शेल चल रहा है यार इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढना है हम लोग को R। तो R का यहाँ पे देखो, पहले तो आपको L1 ढूंढना होगा, नहीं तो नहीं ढूंढ पाओगे। तो उसके लिए L1 मतलब ओपन सर्किट के लिए, जब हम लोग शंट नहीं किया रहता है हमने, तब बैलेंसिंग लेंथ L1 होता है। तो R का आप दो बार फॉर्मूला यूज कर लो, R L1 अपॉन L2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू R डैश L1 अपॉन L2 डैश माइनस 1। ना यहाँ से इस इक्वेशन से आपको L1 मिल जाएगा। एक बार L1 मिल गया तो आप किसी एक इक्वेशन में डाल दोगे तो आपको R मिल जाएगा। तो दो काम यहाँ पे करना होगा, नहीं तो और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो देखते हैं। R का वैल्यू 5 है, L1 अपॉन L2 का वैल्यू 250 है, माइनस 1 20, L1 का वैल्यू तो हमें ढूंढना है, L2 डैश का वैल्यू 400 है, माइनस 1। तो आप यहाँ से अगर देखोगे तो चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। 5 L1 माइनस 250, 5 L1 माइनस 250 अपॉन 250, 5 L1 माइनस 250 अपॉन 250, और ये 20 इज इक्वल टू 20 L1 माइनस 400 अपॉन 400। ठीक है, तो ये गया 2 1 220 आ जाएगा यहाँ पे, 5 1 5 5, तो ये हो जाएगा आपका L1 माइनस 250 अपॉन 50 इज इक्वल टू L1 माइनस 400 अपॉन 20। तो ये 0 0 भी गया, 2 यहाँ आ जाएगा तो 2 L1 माइनस 500
इज इक्वल टू 5L1 माइनस 5 4 से 20 2000। 2000 को यहाँ ले और 2L1 को वहाँ भेज दो, तो 2000 माइनस 500 इज इक्वल टू 5L1 माइनस 2L1। तो ये हो जाएगा 1500 इज इक्वल टू 3L1। तो L1 का वैल्यू 1500 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। 5 3 5 से 15 या, तो आपका L1 का वैल्यू यहाँ पे 500 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको किसी एक इक्वेशन में डाल दो, आपका काम हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R, पहले वाले में डाल देते हैं, L1 अपॉन L2 माइनस 1, L1 अपॉन L2 माइनस 1। R इज 5, L1 का वैल्यू 500 है और L2 का वैल्यू 250 है। माइनस 1 कर सकते हो, तो 5 1 ज़ा 2 ज़ा 2 माइनस 1 1 होता है, तो 5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा। 5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज ऑप्शन डी। आई होप इट इज क्लियर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट?